बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 11 व 12 के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, भाग 7 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में हम देखेंगे सरल रेखा में गति, भाग 3 व संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। कक्षा 12 के लिए आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान में वैद्युत रसायन भाग 1 व संबंधित प्रश्न, और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 1 व स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 2 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। तो बच्चों, हो जाइए तैयार, अपनी कॉपी पेन लेकर करते हैं हम शुरू आज का पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 7। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में जानेंगे, हम आणविक सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में कई तत्व एक दूसरे में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक हैं और यह एक तत्व है। यह तत्व आपस में मिलकर AB बनाते हैं जो कि यौगिक है। रसायन में काफी सारी प्रतिक्रियाएं होती है जिसमें काफी तरीके के यौगिक बनते हैं। इन यौगिक को परिभाषित करने के लिए हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए अब अगली स्लाइड में हम रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। रासायनिक सूत्र 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला, और दूसरा होता है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों सूत्र को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले विषय से, जो है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला।
मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का सूत्र होता है C2H4O2। इन दोनों यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, क्योंकि यह यौगिक में सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रश्न को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न की मदद से हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को समझेंगे। इस प्रश्न के मुताबिक हमें एक यौगिक दिया है जिसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम दिया है और इस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उन सबका द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। आइए अब हम एक एक करके इन चरणों को जानें। स्टेप 1 या चरण 1 के मुताबिक द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित किया जाता है। हम इस यौगिक को एक 100 ग्राम के यौगिक मानते हैं क्योंकि प्रतिशत को भी हम 100 के हिसाब से ही लेते हैं। तो इन तत्वों का द्रव्यमान आएगा, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 4.07 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 4.07% है। उसी तरीके से कार्बन का द्रव्यमान 24.27 ग्राम होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 24.27% था। और क्लोरीन का भी द्रव्यमान आएगा 71.65 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 71.65% दिया था। स्टेप 2 या चरण 2 के मुताबिक प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान और उसको मोलर द्रव्यमान से भाग करेंगे। इस फॉर्मूले को हम सभी तत्वों के मोलों को निकालने के लिए यूज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की मोलों की संख्या को निकालने के लिए 4.07 ग्राम को 1.008 ग्राम से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 4.04 मोल, जो कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है। उसी तरीके से क्लोरीन के मोलों की संख्या को भी हम निकालेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 71.65 ग्राम को 35.453 ग्राम पर मोल से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल, जो कि क्लोरीन के मोलों की संख्या है। सेम फॉर्मूले को यूज करके हम कार्बन के मोलों की संख्या भी ज्ञात करेंगे, यानी 24.27 ग्राम को 12.01 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल। इस तरीके से हमने सभी तत्वों के मोलों की संख्या को ज्ञात करा। अब हम अपने चरण 3 पर चलते हैं। चरण 3 यानी स्टेप 3 के मुताबिक पर्याप्त मोलों की संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, सबसे कम संख्या है 2.021, तो इस संख्या को बाकी तत्वों के मोलों की संख्या से विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन
की मोलों की संख्या थी 4.04, तो इसको 2.021 से विभाजित करेंगे तो आंसर आया 2। उसी तरीके से कार्बन के लिए भी करेंगे और क्लोरीन के भी करेंगे। दोनों ही केस में आंसर आएगा 1। तो अब हम अपने चरण 4 पे चलते हैं, जिसके मुताबिक मूलानुपाती सूत्र को निकालना। पिछली स्लाइड में जो संख्या आई उसको हमने अनुपात के रूप में लिखा, यानी C/H/Cl आया 1:2:1। इस अनुपात के हिसाब से हमने जब इस सूत्र को लिखा तो आंसर आया CH2Cl। यह मूलानुपाती सूत्र है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस तरीके से हमने दिए हुए प्रश्न का भाग 1 को सुलझाया। आइए अब अपने अगले विषय पे चले, जो है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी यौगिक का वह सूत्र है जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। आणविक सूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणांक होता है। आइए आणविक सूत्र को एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O, जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। उसी तरीके से एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O और इसका आणविक सूत्र होता है C2H4O2। स्क्रीन पर हमें वह समान प्रश्न दिया है जो हमने मूलानुपाती सूत्र को समझने के लिए सुलझाया था। आणविक सूत्र को अच्छे से समझने के लिए आइए इसका भाग 2 सुलझाएं। जैसा हमने चरण 4 में देखा था, दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आया था CH2Cl। इस मूलानुपाती सूत्र का उपयोग अब हम आणविक सूत्र को निकालने के लिए करेंगे। आइए आणविक सूत्र को निकालने के लिए चरण 5 पर चलते हैं। चरण 5 के मुताबिक मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, किसी सूत्र का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आंसर आया 49.48 ग्राम, जो कि दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है। अब हम चलते हैं अपने चरण 6 पर, यानी स्टेप 6 पर। चरण 6 के मुताबिक मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संख्या को हमने n से लिखा है। जैसा कि हमें मोलर द्रव्यमान दिया था 98.96 ग्राम, इसको हमने 49.98 ग्राम से विभाजित किया, जो कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो आंसर आया 2। चलिए अब अपने चरण 7 पे चलते हैं। चरण 7 के मुताबिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को n से गुणा करना। जैसा हमने भाग 1 में सॉल्व किया था, हमारा मूलानुपाती सूत्र आया था CH2Cl। इसको 2 से गुणा करके हमारा आणविक सूत्र आया, जो है C2H4Cl2। इस तरीके से हमने
आणविक सूत्र के बारे में जाना। तो हमारे प्रश्न जो हमने पहली स्लाइड्स में देखा था, उसके मुताबिक मुलानी-पातली सूत्रक आया CH2Cl और आणविक सूत्र आया C2H4Cl2। इस तरीके से हमने आणविक सूत्र और मुलानी-पातली सूत्रक के बारे में पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने मुलानी-पातली सूत्रक के बारे में जाना, हमने आणविक सूत्र के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं तात्क्षणिक वेग से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब औसत वेग हमें एक निश्चित समय अंतराल की जानकारी देता है। औसत वेग द्वारा यह नहीं पता चलता कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर अलग अलग समय पर कितनी है। मतलब औसत वेग द्वारा हमें अलग अलग समय पर गति की जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है और जैसा आपने देखा ये शुरू में विश्राम की अवस्था में थी, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, और ये लास्ट में वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गई। मतलब इसका वेग समय के साथ बदल रहा है। तो एक निश्चित समय पर इसके वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसका सूत्र समझते हैं। किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है यदि वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच का समय अंतराल 0 के निकट हो। चलिए हम औसत वेग का सूत्र लिखते हैं, जिसमें लिमिट लगा देते हैं टाइम के लिए 0 की तरफ। तो इसे लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो लिमिट की वजह से डेल्टा x चेंज हो जाता है dx एलिमेंट में और डेल्टा t चेंज हो जाता है dt एलिमेंट में, और वेलोसिटी बन जाती है dx ओवर dt। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसकी पोजीशन है x बराबर 280 माइनस 3t स्क्वायर। अगर a का मान 0.2 है, जो कि एक नियतांक है, और समय 1 सेकंड है, तो हमें इस समय पर तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यह सूत्र लगाते हैं v बराबर dx ओवर dt बराबर d बाई dt 280 माइनस 3t स्क्वायर। तो जब हम 280 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 2a माइनस 6t, जहां पर a की वैल्यू हम रखते हैं 0.2 और टाइम की वैल्यू रखते हैं 1 सेकेंड।
तो चलिए देखते हैं। v बराबर 2a माइनस 6t बराबर 2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक चाल पर नजर डालते हैं। ताक्षणिक वेग का परिमाण ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए ताक्षणिक वेग का मान है v बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमने ताक्षणिक वेग का केवल परिमाण लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं आया है। एक और उदाहरण देखते हैं। v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पहले से ही धनात्मक है, इसलिए इस केस में ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल रेड होता है तब वहां गाड़ियां आके रुक जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लाल गाड़ी रुक गई है। तो इसका अंतिम वेग हुआ 0, जबकि प्रारंभिक वेग का एक निश्चित मान था। तो यहां से हमें पता चलता है वेग समय के साथ परिवर्तित हो सकता है और इसी दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और औसत त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 t-2। इसका सूत्र होता है A बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग है 40 मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग है 60 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार प्रारंभिक समय है 6 सेकेंड और अंतिम समय है 8 सेकेंड। तो चलिए इसके लिए हम औसत त्वरण देखते हैं। औसत त्वरण का सूत्र है A बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए इस सूत्र में हम सभी चरों के मान रखते हैं। तो यहां पर आया 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 40 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण भी एक निश्चित समय पर डिफाइन किया जाता है। इसे एक निश्चित समय पर वेग और समय ग्राफ की स्पर्श रेखा के ढलान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो आइए अब हम इसका सूत्र देखते हैं। इसे हम लिखते हैं A बराबर लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है जिसका वेग इस तरह से दिखाया है v बराबर
480 माइनस टी स्क्वायर, जहां पर a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 और t समय है जिसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। हमें यहां पर 1 सेकेंड पर ताक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र प्रयोग करते हैं, जो कि है a बराबर dv बाई dt, जिसे हम लिख सकते हैं dy dt 480 माइनस टी स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 4a माइनस 2t। अब यहाँ पर हम a का और t का मान रखते हैं, जो कि इस तरह से है। a बराबर 4a माइनस 2t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। यहां पर पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच, जो इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो प्रदर्शित करता है कि वेग एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें त्वरण और समय का ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ग्राफ में एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने औसत त्वरण का सूत्र इस प्रकार पढ़ा था, जो कि है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पर त्वरण एक समान त्वरण है। चलिए मानते हैं t2 माइनस t1 कुल समय अंतराल t के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t। यदि हम दोनों तरफ t से गुणा करें तो हमें मिलता है at बराबर v2 माइनस v1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v2 बराबर v1 प्लस at, जहां पर v2 अंतिम वेग है और v1 प्रारंभिक वेग है। और इस समीकरण को आपने न्यूटन की गति की समीकरण के रूप में भी पढ़ा होगा, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है v बराबर u प्लस at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। यदि वेग के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है तो त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कोई सरल रेखा नहीं है, इसलिए वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं है, और इसी के कारण त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा ताक्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत एवं ताक्षणिक त्वरण, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा एक समान व असमान त्वरण। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे वैद्युत रसायन का, उसके बाद हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैद्युत रसायन में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस पाठ में हम काफी सारे सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेल से, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल। तो आइए जानते हैं गैल्वेनी सेल क्या होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल गिब्स ऊर्जा को विद्युत कार्य में परिवर्तित करता है। यह गैल्वेनी सेल होता है। आइए देखते हैं गैल्वेनी सेल का चित्र। भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वो गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको दो बीकर दिख रहे हैं, एक नीले रंग का बीकर है और एक ग्रे रंग का बीकर है। जो नीले रंग का बीकर है उसमें कॉपर के लवण का विलयन मौजूद है और जो ग्रे रंग का बीकर है उसमें जिंक के लवण का विलयन मौजूद है। नीले रंग के बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है और ग्रे रंग के बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में तारों से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है विद्युत धारा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है उसे कैथोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है उसे एनोड कहा जाता है। उसके अलावा आप इस चित्र में एक और चीज देख रहे होंगे जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस सेतु में एक लवण मौजूद होता है और लवण सेतु का काम ये होता है कि वो विद्युत पथ को पूरा करता है। तो ये गैल्वेनी सेल का चित्र है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए अब बात करते हैं गैल्वेनी सेल की प्रतिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप इन्हें प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और आप इन्हें अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर में और 2 नीचे। तो जो 2 नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें से पहली वाली जिसमें कॉपर 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कॉपर, ये जो प्रतिक्रिया है इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। उससे नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक है और जिंक टूट के हमें जिंक 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जमा कर दें तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया मिल जाती है जिसमें जिंक जमा कॉपर 2+ देता है जिंक 2+ जमा कॉपर। तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो नीचे वाले दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलके बनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटय के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं
सेल का निरूपण। क्या होता है, जब आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपके सामने एक निरूपण लिखा होगा, उससे आपको पहचानना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि तांबा और चांदी का सेल है, उसके लिए निरूपण निम्नानुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डंडियां हैं। उन 2 डंडियों के दाहिने तरफ चांदी का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ तांबे का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का जो इलेक्ट्रोड है वो +1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 डंडियां हैं उनके दाहिने तरफ हमेशा कैथोड आएगा। अगर दाहिने तरफ कैथोड आएगा तो उसके बाएं तरफ हमेशा एनोड आएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि जो 2 डंडियां होती हैं उनके दाहिने तरफ कैथोड आता है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ एनोड आता है। इसको कहते हैं सेल का निरूपण। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 डंडियां क्या हैं। ये 2 डंडियां लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये है सेल का निरूपण। बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को निम्नानुसार निकाला जाता है। जो हमारा ई सेल होता है बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट के। राइट का मतलब दाहिना और लेफ्ट का मतलब बायां। तो अभी जो मैंने आपको निरूपण दिखाया था उसी के हिसाब से जो दाहिने तरफ हमारा इलेक्ट्रोड होगा हम उसका विभव पहले लिखेंगे, माइनस जो हमारा बाएं तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसके विभव को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम गैल्वेनी सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी तापमान पर 0 विभव निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को खोजने के लिए किया जाता है। हम आमतौर पर किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से कर लीजिए और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम नष्ट समीकरण से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस अध्याय के पहले भाग में हम समझेंगे स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विषय से, जो है स्थिर वैद्युत विभव। दोस्तों, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य
कहलाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब जैसे यहाँ पर इस आवेश Q की वजह से जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि उसका प्रभाव यहाँ इस वृत्त की सीमा तक है। अब मान लीजिए कि किसी एकांक धनावेश, जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है, इसे अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य की मात्रा को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। आइए अब समझते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक धनावेश Q है, जिसकी वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किसी निश्चित दूरी तक अनुभव किया जा सकता है। इस आवेश से अनंत दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जहां से हमें कोई एकांक धनावेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु तक ले जाना है। आइए इस बिंदु पर लगने वाले सदिशों की दिशाओं को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु धनावेश से उत्सर्जित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर होंगी, वहीं R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए स्थिति सदिश की दिशा भी ठीक वैसे ही बाहर की ओर होगी। यानी दोनों ही सदिशों E तथा dr समान दिशा में हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य होता है बल तथा स्थिति सदिश का अदिश गुणनफल, यानी dw बराबर होगा F.ds, और यहाँ पर F है विद्युत क्षेत्र यानी E, जबकि ds है स्थिति सदिश dr। यानी यहाँ पर किया गया कार्य होगा dw बराबर E.dr, या अदिश गुणनफल नियम के अनुसार इसे लिख सकते हैं dw बराबर E dr cos थीटा। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर E तथा dr एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री, और क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए यहाँ हम cos थीटा का मान रखेंगे 1, और समीकरण बनेगी dw बराबर E dr। अब किया गया कुल कार्य निकालने के लिए हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट, और क्योंकि हम एकांक आवेश को अनंत से R दूरी तक लेकर गए थे, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी होगी अनंत से R, यानी समीकरण आएगी इंटीग्रेशन 0 से W dw बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R E dr, जिसमें E का मान रखने पर आता है W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 dr। दोस्तों, इसे हल करने पर आता है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी R दूरी पर आवेश Q की वजह से विभव V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जबकि अगर अनंत बिंदु पर देखें तो विभव हो जाएगा 0। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभव स्थिति सदिश के साथ साथ घटता जाता है। इसके अतिरिक्त विभव एक अदिश राशि होती है। अब मान लीजिए कि हमें एक के स्थान पर आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आवेश Q1, Q2 तथा Q3 हैं, जिनके कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि इन बिंदु आवेशों के बिंदु P से स्थिति सदिश R1, R2 तथा R3 हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन आवेशों के कारण विभव प्राप्त करेंगे, और अंत में इन सभी विभव को मिलाकर यानी जोड़कर प्राप्त होगा बिंदु P पर कुल विभव। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान, जो होगा
V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। और ठीक इसी तरह Q3 आवेश के कारण विभव होगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3। अब दोस्तों कुल विभव निकालने के लिए हम इन सभी विभव का योगफल निकालेंगे, यानी V बराबर होगा V1 जमा V2 जमा V3, जिसका मान आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2 जमा Q3 बटे R3। आइए अब आज के विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। आवेश 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि आवेश Q जिसकी वजह से उत्पन्न विभव की गणना हमें करनी है वो है 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम तथा R दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर या यूं कहें कि 0.09 मीटर। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राशियों का मान रखने और हल करने पर V आता है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों अभी तक हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग समझेंगे और इस दूसरे भाग में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठ। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के साथ। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ दो समान किंतु विपरीत आवेश जिन्हें एक अल्प दूरी 2a से पृथक किया गया है मिलकर बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। इसके अतिरिक्त वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है म्यू बराबर q गुणा 2a, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक होता है डेबाई, जो बराबर होता है 1/3 गुणा 10 की घात 29 कूलाम मीटर के। आइए अब समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र को हमने मूल बिंदु O पर रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है, यानी विभव जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है वह भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। यानी किसी द्विध्रुव के कारण विभव उसके दोनों आवेशों के कारण विभव का योग होगा। आइए मान लेते हैं कि हमें यहाँ बिंदु P पर विभव का मान प्राप्त करना है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वह धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश के कारण विभव का योग होना चाहिए। मान लेते हैं कि बिंदु P की Q से दूरी R1 तथा ऋणात्मक Q से R2 तथा मूल बिंदु O से R है। इसके अतिरिक्त यह बिंदु P मूल बिंदु O से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों
यहाँ पर आवेश धनात्मक Q के कारण विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, जबकि ऋणात्मक Q के कारण विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक Q बटे R2। दोस्तों, अब अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V बराबर V धनात्मक आवेश के कारण जमा V ऋणात्मक आवेश के कारण। अब V1 तथा V2 का मान रखने तथा इसे हल करने पर समीकरण आता है V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 घटा 1/R2। अब ज्यामिति द्वारा R1 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 घटा 2A R cos थीटा, तथा R2 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 जमा 2A R cos थीटा। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर R1 के लिए देखें तो दाएं पक्ष से R की घात 2 कॉमन निकालने पर आता है R1 की घात 2 बराबर R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R जमा A की घात 2 बटे R की घात 2। अब हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मान लेते हैं तथा केवल A बटे R के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं, तो R1 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R, जबकि ठीक इसी प्रकार R2 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R। इसके अतिरिक्त इनका व्युत्क्रम आएगा 1/R1 बराबर होगा 1/R ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों, जिसमें द्विपद समीकरण का उपयोग करके A बटे R के प्रथम कोटि पदों को सम्मिलित करके आता है 1/R ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R। ठीक इसी प्रकार 1/R2 बराबर होगा 1/R ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों, इसमें भी द्विपद समीकरण का उपयोग करके और A बटे R के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करके समीकरण आता है 1/R ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R। अब जैसा कि हमने ज्ञात किया था कि बिंदु P पर कुल विभव होगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 घटा R1 घटा 1/R2। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले दोनों समीकरणों से 1/R1 तथा 1/R2 का मान रखें और हल करें तो आएगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा बटे R की घात 2। और क्योंकि तो QA होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू या P द्वारा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R की घात 2। अब P cos थीटा होता है P डॉट R कैप, यानी विभव को लिख सकते हैं V बराबर P डॉट R कैप बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की घात 2। दोस्तों, अब मान लीजिए कि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो इस स्थिति में थीटा होगा 0 डिग्री, जिसकी वजह से P डॉट R कैप का मान आता है P, यानी विभव V होगा प्लस माइनस P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की घात 2। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिस्थिति जिसमें हम मान लेते हैं कि बिंदु P द्विध्रुव के विषुवत पर स्थित है, यानी यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, जिसके कारण P डॉट R कैप का मान आएगा 0 और विभव V भी हो जाएगा 0। आइए अब समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है। यानी आप इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लेकर आए तो प्रत्येक स्थिति में आपको समान कार्य ही करना पड़ेगा। ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। अब जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण बनने वाले दो समविभव पृष्ठ V1 तथा V2 दर्शाए गए हैं। इन दोनों ही पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसके अतिरिक्त किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा होता है, जबकि दो भिन्न आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक रेखा एक समविभव पृष्ठ को दर्शाती है और दो समान आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इनके अलावा समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करते, यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो बच्चों, आज आपको पढ़कर कैसा लगा? जी हाँ, बिल्कुल, हम बढ़ रहे हैं सरल से कठिन की ओर। लेकिन हमारे इन वीडियोस को देखकर तो आपको सब कुछ सरल ही लग रहा होगा। तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 11 में भौतिक व रसायन विज्ञान पढ़े। रसायन विज्ञान में हमने रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं भाग 7 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में हमने सरल रेखा में गति भाग 3 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। कक्षा 12 में हमने आज दोनों ही नए पाठों की शुरुआत की थी। रसायन विज्ञान में हमने वैद्युत रसायन भाग 1 व उनसे संबंधित प्रश्न तथा भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 1, स्थिर वैद्युत विभव धारिता भाग 2 और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो ये तो वे पाठ थे जो हमने आज पढ़े। लेकिन कल हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक नज़र डालते हैं। कल हम कक्षा 11 के लिए लेकर आए हैं गणित व जीव विज्ञान और कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान। कल कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय भाग 5 व समुच्चय भाग 6 और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। इसी प्रकार जीव विज्ञान के छात्रों के लिए लेकर आए हैं जीव जगत का वर्गीकरण भाग 3 व उनसे संबंधित प्रश्न। कक्षा 12 में जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो थे बच्चों कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, और इन सभी कार्यक्रमों को पुनः देखने के लिए आप लोग डीडी राजस्थान शिक्षा दर्शन पर YouTube चैनल पर सर्च करके पुनः देख सकते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा?
अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।